एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारी यूनिट है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जब आप हायर लेवल पर जाएंगे तो एक बहुत ब्रॉड ब्रांच बन जाती है क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से। क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आपने मूवी देखी हो एंटमैन, वो पूरी क्वांटम पे ही बेस्ड है। क्या कुछ पढ़ेंगे हम इसके अंदर? हम बेसिकली इसके अंदर पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। एटम जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसे काटा ना जा सके। इसके बारे में सबसे पहले मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले डाल्टन ने इस पर थ्योरी दी थी, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से फेमस हुई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इस थ्योरी को उन्होंने 1803 से 1809 के बीच में डेवलप किया था। इन 6 सालों में क्या कुछ इन्होंने बोला ये थोड़ी हिस्ट्री की बात है, ये आप लोग 9th 10th में भी पढ़ते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी वो बेसिकली एटम की इंडिविजुअलिटी पर बेस्ड थी। ठीक है, अब इन्होंने जो बातें बोली, इन्होंने जैसे क्या क्या बोला एटम के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने बोला कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। इसके बाद इन्होंने बोला कि एटम को आप और फर्दर स्मॉल पीसेस में नहीं काट सकते हैं। इन्होंने बोला कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक जैसा साइज, शेप और वॉल्यूम रखते हैं, जबकि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग साइज, शेप, वॉल्यूम, मास रखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोला, हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर which take part in chemical reaction is called atom. सेकेंड इन्होंने क्या बोला, it is the smallest individual particle of a substance। अब इन्हें डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट इसने बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल size, mass and volume। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग different mass, volume। फिर इन्होंने बोला in a chemical reaction only rearrangement of atoms
टेक प्लेस। मतलब यह है कि एटम्स आर कंजर्व्ड। सिक्स्थ पॉइंट इन्होंने बोला, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। हालांकि अगर आप देखो, जो एटम वर्ड है ये संस्कृत के आत्म से मिलता है। आत्म, जिससे बनता है आत्मा। और आत्मा के बारे में गीता में श्री कृष्ण जी ने जो गीता का उपदेश दिया था वो यही तो था। बस आप एटम की जगह क्या लगाना स्टार्ट कर दो, आत्मा लगाना स्टार्ट कर दो, कि आत्मा को ना तो आप पैदा कर सकते हो ना आप उसे मार सकते हो, आत्मा को आप काट नहीं सकते हो, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। अच्छा लिखा नहीं मैंने पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें। 7th पॉइंट है, इधर लिखता हूं मैं, एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। मतलब इसको और छोटे पीसेस में नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, तो है क्या, ज्ञान पहले से ही था, बस कॉपी पेस्ट मार के उन्होंने अपना नाम लिख के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बना दी। अब जितना वो गीता को समझ पाए उसके हिसाब से उन्होंने पॉइंट लिखे जिनमें काफ़ी सारी कमियां रह गई। अगर ढंग से समझते तो शायद कमियां नहीं रहती। तो देखिए, अब ये जो थ्योरी थी काफ़ी लंबे टाइम तक चली, इसे किसी ने चैलेंज नहीं किया। फिर धीरे धीरे जब साइंस आगे बढ़ी तो इनकी जो थ्योरीज में कुछ कुछ कमियां सामने आई। क्या कुछ कमियां थी, मैं उन कमियों की बात करता हूं कि क्यों हमें इसे रिजेक्ट करना पड़ा, कि जो थ्योरी है ये सारे के सारे जिसके पॉइंट्स है ये ठीक नहीं है, इनमें काफ़ी सारी कमियां हैं, इसके बेस पर हम थ्योरीज को, हमारी साइंस को आगे नहीं लेके चल सकते। मैं इसकी लिमिटेशंस की बात कर रहा हूं। अब लिमिटेशंस ऑफ DAT। DAT मीन्स क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहले जो लिमिटेशन है, इन्होंने बोला कि एटम को और फर्दर छोटे हिस्से में नहीं काटा जा सकता। जबकि टाइम आने पर क्या हुआ, हमें पता चला कि जो एटम होता है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो ये इसके अंदर होते हैं। तो ये जो बात है कि इसको और छोटे हिस्सों में नहीं डिवाइड किया जा सकता, ये पॉइंट इसका गलत हो गया। दूसरा, अच्छा इसमें एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करूंगा, 8th पॉइंट, कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक सिंपल रेशो में कंबाइन होते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन atoms combine with each other in simple ratio to form compound। एक ये पॉइंट और रह गया था हमारा, ये 8 पॉइंट है इसमें। तो एक पॉइंट हमने रिजेक्ट कर दिया इसका। दूसरा पॉइंट जो रिजेक्ट किया जा सकता है वो क्या है, जो कहता है कि एटम को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। ये पॉइंट भी गलत है। जो रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ेंगे 12th क्लास में आएगा, मतलब बोर्ड लेवल पे नहीं है लेकिन एंट्रेंस में है वो चैप्टर, उसमें आप क्या पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक टुकड़ा है जो कि बेरिलियम का है, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास जो है वो 9 है।
अगर मैं इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करूं, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियाई, जिसमें जो मास होता है वो 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का, ये हमें पता है। तो जब इसकी बम्बार्डमेंट की जाती है, इस पर लगातार इसकी बौछार की जाती है, तो ये जो फॉइल है, जो इसमें बेरिलियम लगा हुआ है, ये बेरिलियम कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में, जिसका एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, और साथ में इसमें निकलता है न्यूट्रॉन, जिसका मास तो होता और चार्ज नहीं होता। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो एटॉमिक मास का सम कितना आ रहा है, 9 + 4 13, यहां पर कितना आ रहा है 12 + 1 13। एटॉमिक नंबर का आप सम देखिए, अगर 4 + 2 6, और ये भी कितना आ रहा है 6। तो हमारे पास पहले कार्बन नहीं था, लेकिन कार्बन क्या किया हमने, बना दिया। तो एटम को हमने बना भी दिया, नए एटम को, और जो पुराना एटम था बेरिलियम का, उसे हमने डिस्ट्रॉय भी कर दिया। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनका पता काफी बाद में चला। पहले तो सिंपल लैब में होने वाली केमिकल रिएक्शंस होती थी, और उन रिएक्शंस में इतनी एनर्जी नहीं निकलती थी कि आप एक एटम को बदल सके दूसरे एटम के अंदर। तो इसको बदलने के लिए सिंपल रिएक्शंस काम नहीं करेंगी। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, इनके केस में हम एटम को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, जैसे इन्होंने बोला कि एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल साइज, मास, शेप ये सब रखते हैं, लेकिन जब आइसोटॉप्स पाए गए, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, नीचे की तरफ लिखते हैं एटॉमिक नंबर 111, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है। ये प्रोटियम कहलाता है, ड्यूटेरियम कहलाता है, ट्रिटियम कहलाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरह इसमें जो मास नंबर है, जो मास है क्या हो गया, वो अलग हो गया, जबकि एलिमेंट क्या है, सेम है। ऐसे में कार्बन का एग्जांपल ले सकता हूं, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये आपने सुना होगा। कार्बन 14 हमारी बहुत हेल्प करता है जब पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है, जब बताते हैं, आपने CID नाटक देखा हो तो बोलते हैं कि वो कहता है कि दया इसकी डेथ कल नहीं 4 दिन पहले हुई है। उन्हें कैसे पता चलता है इन सब चीज़ों का, वो कार्बन 14 डेटिंग होती है, वो रेडियो एक्टिविटी में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, अभी मैं इसमें नहीं जाने वाला हूँ ज़्यादा डेप्थ में। उसके जरिए हमें पता चलता है, ये लगातार डिके होता रहता है। जब तक हम जिंदा रहते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, उसमें कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। जब डेथ हो जाती है, कार्बन 12 एज इट इज रहता है, कार्बन 14 का अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। किस रेशो में डिक्रीज हो रहा है, उसी से पता चलता है कि डेथ किस टाइम हुई। वो अभी खैर हम इसमें बात नहीं करने वाले उस चीज़ की। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इनके जो मासेस हैं, सेम एलिमेंट होने के बाद भी क्या अलग है। आप इसमें ऑक्सीजन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऑक्सीजन 16 होता है और ऑक्सीजन 15 होता है, ठीक है, वो भी इसमें आएगा जो मास नंबर होता है। नेक्स्ट ये कहता है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनका मास अलग होगा। जबकि अगर मैं कैल्शियम की और आर्गन की बात करूं, कैल्शियम और आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन दोनों का जो मास नंबर है वो कितना है, 40 है, जबकि एलिमेंट क्या अलग अलग। तो अलग अलग एलिमेंट होने के बावजूद भी इनके एटम्स का मास क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने बोला है कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स हमेशा सिंपल रेशो में कंबाइन होंगे। सिंपल रेशो में कंबाइन होने का मतलब क्या है, सिंपल रेशो में कंबाइन होने का मतलब ये है, जैसे मैंने मैग्नीशियम लिया और ये ऑक्सीजन गैस है, तो यहां पे 2 लगाऊंगा, 2MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 1:1। हर एक ऑक्सीजन के एटम पर या हर एक ऑक्सीजन के आयन पर मैग्नीशियम का आपका एक आयन होगा, ठीक है। तो 1:1 हो गया। जैसे NaCl होता है आपका
1:1 हो गया। H2O होता है तो 2:1, हाइड्रोजन कितने 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो इस तरह बोलते सिंपल रेशो होंगे 1:1, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5, 6:7, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से बनते जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये बात भी गलत हो गई इसकी। कैसे? तो फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें हम, जैसे उसमें लिखा था कि जो एटम्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो सिंपल रेशो में कंबाइन होंगे। सिंपल रेशो का मतलब मैंने आपको बता दिया था 1:1, 1:2, 2:3, 1:4, इस तरह से, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, टाइम बीतने के साथ साथ पता चला कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर हमारे पास आए नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ये क्या बोलते हैं, इसमें हमारा जो कटायन और अनायन है इसका जो रेशो होता है वो सिंपल रेशो नहीं होता है। देखो कटायन अनायन का मतलब क्या, पहले इस बात को समझो। ये 0.5 चल रहा है हमारा, 0.5 लिमिटेशन का। देखिए जैसे सोडियम है, ये एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये क्या बन गया Na+, Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया ये माइनस। तो जिस पर प्लस चार्ज होता है उसे बोलते हैं कटायन, जिस पर माइनस चार्ज होता है उसे बोलते हैं अनायन, ठीक है। अभी मैं जो चीज बताऊंगा बहुत ज्यादा सिंपल बताऊंगा, आप उसको ये मत सोचना कि मैं जो पॉइंट बता रहा हूं इसी को लिमिटेशन नहीं है, मैं सिर्फ इस बेस पर बता रहा हूं कि आपकी स्टार्टिंग है अभी 11th में, ठीक है। तो सोडियम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखते हैं 10 तक 2,8,1, क्लोरीन की लिखते हैं 2,8,7। नॉर्मली ये होता है कि जिनके पास आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे कोशिश करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। समझाता हूं, देखो जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, मेरे पास बेरिलियम हो गया, मेरे पास फ्लोरीन हो गया, लिथियम हो गया। मैं इन सब की आउटर मोस्ट मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं जो आप 10th के बेस तक लिखते हैं। हीलियम तो इसमें आएगा ही नहीं। ऑक्सीजन क्या होते 2,6, बेरिलियम क्या होता 2,2, फ्लोरीन होता है 2,7, लिथियम होता है 2,1। देखो या तो ये कंप्लीट करना चाहते हैं अपना डुप्लेट, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाए उनके 2 इलेक्ट्रॉन, या पूरा करना चाहते हैं ऑक्टेट जिसमें आउटर मोस्ट में कितने हो जाए उनके 8, ठीक है। अभी यहाँ इसको ना ये मान चलो एटॉमिक नंबर 20 तक की बात चल रही है खाली, हम उससे आगे नहीं चल रहे फिलहाल, उस तक सोच के चलते हैं। तो देखो जैसे मान लो फ्लोरीन है, अब इसके पास अपना डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने का क्या रास्ता है, अगर इसको आउटर मोस्ट में 2 रखने तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो 1 गेन कर ले तो 8 तक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए क्या आसान है, इसके लिए आसान है इलेक्ट्रॉन लेना और F- में कन्वर्ट हो जाना। तो आउटर मोस्ट में 7 ये क्या हो जाएंगे 8, 7 खोने के बजाय 1 लेना आसान है ना। ऐसे अगर इसकी बात करें, अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स और ले और इसके पास कितने हो जाए 8, या क्या करे अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे। तो यहां से क्लियर है कि इसके लिए क्या आसान है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, कि लूज करेगा तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा और इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो गेन करने में इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करें, ये मैंने गलती से 8 लिख दिया इसके आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट में 6 आएगा यहाँ पे 2,6। अब इसके पास भी 2 रास्ते हैं, या तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे
और आउटर मोस्ट में 2 छोड़ दे, या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ज़्यादा सिंपल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे उतना माइनस का चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो जगह 2,8 बेरिलियम है, इसके पास भी 2 रास्ते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और 2 पे आ जाए, या 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और 8 पे आ जाए आउटर मोस्ट में। तो इसके लिए क्या आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब बातों को समझना, ये जो मैंने एटम्स लिखे हैं यहां पे, अभी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या है, इन पर ना प्लस है ना माइनस है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है ना, तो उसमें माइनस आ जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 माइनस आ गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 माइनस आएंगे, यहाँ पे 2 आएगा। कोई 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर 3 माइनस आएगा। कोई 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अब समझना, जितने प्रोटॉन थे उतने न्यूट्रॉन थे, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे। अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव। बात को समझना, पहले 10 थे, 10 प्लस 10 माइनस, माइनस में से 1 कम हो गया तो माइनस के 9 रह गए ना, और प्लस के कितने 10, तो प्लस का कितना ज्यादा है 1, तो चार्ज क्या आएगा +1। तो इस तरह जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं उतना प्लस चार्ज आता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 प्लस आ गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए 2 प्लस आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा तो एरो के राइट साइड पे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। तो जिन पर प्लस चार्ज आता है, जैसे यहाँ पे Be+2 है, Li+ है, इन्हें तो बोलते हैं कटायन। कटायन नाम में भी आ रहा कट, कट मतलब ये कट, कट कटायन। और जो दूसरे हैं वो क्या है, अनायन, ठीक है। तो मैं चलता हूं यहां पे। तो कटायन और अनायन का जो रेशो है वो सिंपल रेशो होना चाहिए, ऐसा बोला था डाल्टन ने। लेकिन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कि उनका फॉर्मूला लिखूं तो Fe 0.960, Ni 0.940, Fe 0.980। आप कहोगे ये क्या है। अब अगर आप देखो इसमें 1:1 नहीं है। जैसे कि मैं यहां पे बात करूं, मैंने जब कुछ एग्जांपल लिखे थे NaCl, MgO, AlCl3, Fe2O3, ये तो गलत एग्जांपल हो जाएगा, उसको आप अभी समझ नहीं पाएंगे मैं इसे क्यों गलत बोल रहा हूं। देखो इसमें क्या है, ये प्लस ये माइनस, इस पे +2, इस पे -2, इस पे +3, एक Cl पे -1, 3 Cl पे क्या हो गया -3। तो यहां पे रेशो कितना है 1:1, एक कटायन एक अनायन। यहां पे रेशो कितना है, कटायन कितना है, एक ही है ना, एक Mg+2 है और एक क्या है आपका O-2। तो यहां भी क्या है 1:1। यहां चार्ज की बात नहीं हो रही है, ये जो एटम्स या आयंस लिए आयंस की बात हो रही है, कितने कटायन कितने अनायन, ठीक है ना। जिन पर प्लस है, कितना है प्लस वाले, अकेला यही तो है, तो कटायन कितना हो गया 1। अब जिन पे माइनस है वो कितने हैं, -Cl पे है माइनस, ऐसे कितने 3, तो माइनस से कितने हो गए 3। तो इस तरह आप देखो इन पे सिंपल रेशो आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आ रहा है 0.96:1। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से ठीक नहीं रहेगा, आप उसको मान के चल देंगे कि पूरे नंबर बन गए। ये आ गया आपका 0.94:1, ये आपका 0.98:1। तो आगे अभी तो हमने पढ़ा था एटम को काट नहीं सकते, अब यहां पे तो फ्रैक्शन में आ रही है, चक्कर क्या है, क्या उसका थोड़ा सा इसे छील दिया गया है, नहीं। ऐसे केसेस सिर्फ तभी आएंगे जब आपके पास जो कटायन है, आपके पास जो कटायन है ना, अनायन चांस कम होते हैं उसमें, मैं मेन कटायन को लेके चल रहा हूं इसमें, इसके पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की टेंडेंसी हो। जैसे Fe जो होता है, Fe वो +2 की फॉर्म में पाया जाता है और +3 की फॉर्म में भी पाया जाता है। +3 की फॉर्म में इसका नाम हो जाता है फेरिक आयन, फेरिक आयन, और +2 की फॉर्म में हो जाता है इसका नाम फेरस आयन, फेरस आयन। तो होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन पे चार्ज फिक्स है, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है फिक्स है कि O पे क्या होता है, O पे होता है -2, ठीक है।
अब मान लो मैं ये लेकर चलता हूं कि मेरे पास 100 ऑक्सीजन के आयन आ गए, तो मेरे पास चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, माइनस का 200 हो गया, माइनस का 200। अब मेरे पास जो Fe है उसमें क्या हुआ, कुछ Fe मेरे पास ऐसे आए जो +3 के थे और कुछ ऐसे आए जो +2 के थे। अब एक बात को समझना, अगर मेरे पास 3Fe+2 के आयन है, मैं कह सकता हूं मेरे पास प्लस का 6 है, मेरे पास प्लस का 6 है, लेकिन अगर मैं +3 करना चाहूं इससे तो सिर्फ 2 ही आयन लेने पड़ेंगे, ये भी +6 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास थे 100 Fe+2, तो जैसे यहां माइनस का 200 था, ऐसे यहां भी क्या था, प्लस का 200 था। लेकिन ये कभी भी ऐसे अपनी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, इन Fe2 के साथ हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, Fe+3 होता है। तो Fe+3 जो है, मान लो अब इन 100 में से मैंने क्या किया, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास 96 तो क्या है, मेरे पास 96 तो रह गए Fe+2, और जो 4 Fe+2 थे, है ना, 100 में से 96 के 4 Fe+2 निकल गए और उनकी जगह पे ट्रैप हो गए 2 आपके, ये 4 हैं, 4 दूनी 8, मैं इसको 3 लेके चल रहा हूं यहां पे, तो मैं 97 कर दूंगा, ये मान लो 97 है। तो अब मेरे पास प्लस का कितना हो गया है, मेरे पास हो गया है प्लस का 194, प्लस का 194 चार्ज। अब हुआ क्या, 2 मेरे पास आ गए Fe+3, 6 हो गया यहां पे, तो इस तरह मेरे पास प्लस का कितना हो गया, 200। मेरे पास -200 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हो गया, प्लस का 200। लेकिन अब जब प्लस का 200 हुआ, इसमें मेरे कुछ Fe+2 किससे रिप्लेस हो गए, Fe+3 से। तो एक तरह से ये क्या हुआ, मेरे पास 97 तो हो गए मेरे पास Fe+2 और 2 हो गए मेरे पास Fe+3, तो टोटल कितना हो गया, 99 हो गया ना। ये देखो 97 तो Fe+2 और 2 क्या हो गया, Fe+3, तो कितना बन गया ये Fe99। ओ 100 लिए थे मैंने, ओ कितने लिए थे मैंने, 100। ठीक है, अब मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, Fe0.990। आई आपको बात समझ में। तो इस तरह से नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हम ऐसे कटायन देखते हैं जो एक से ज्यादा तरह की ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो इसमें क्या हुआ, लोअर वाला रिप्लेस हो गया हायर वाले ऑक्सीडेशन नंबर से, 3 रिप्लेस हो गए 2 से, चार्ज बैलेंस हो गया लेकिन आयन की संख्या क्या हो गई, कम। इस तरह केसेस बनते हैं। ये केसेस जो हैं, ये जब आगे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अभी फिलहाल मैंने कोशिश ये की है कि मैं समझा सकूं कि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब क्या है, और जब इस तरह के नंबर लिखे जाते हैं 0.98, 0.940, 0.960, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि एटम कटा है, नहीं, या कोई आयन कट गया, आयन नहीं कटा है, आयन तो पूरे 97 पूरा है, 2 पूरा लिया गया है। ये बस कुछ जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले आयन थे वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले आयन से क्या हुए, वो रिप्लेस हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बोला जाता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो इस तरह जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी उसके अंदर काफ़ी सारी लिमिटेशंस आई, और उन लिमिटेशंस को आगे लेके चलना और उसके बेस पर फिर रिसर्च लेके आना और जो सही चीज़ें मिल रही थी उनको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और आने वाले टाइम में कुछ दूसरी थ्योरीज आई जिनको भी हम आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहला लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हम स्लो लेकर चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने, उसके बाद हमारी स्पीड एकदम से बढ़ती चली जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली के साथ मेंटली भी तगड़े होने पर ध्यान दो।